रामपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। वहां 2 परिवार रहते थे। एक परिवार कमला का था। कमला का घर बहुत बड़ा था और उसके पास काफी पैसा भी था। उसके पति की नौकरी भी अच्छी थी। दूसरा घर राधा का था। राधा गरीब थी, लेकिन वो बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन कमला अपने पति से कहती है, सुनिए जी, पास ही के गांव में मेला लगा हुआ है, क्यों ना हम आज शाम को वहां घूम आए? आप क्या कहते हैं? शाम का शाम में देखता हूँ। आजकल तो मुझे ऑफिस में ज्यादा ही काम रहता है। चलो अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। इतना कहकर सुरेश चला जाता है। उधर राधा भी मोहन से मेले में घूमने की जिद करती है। सुनिए जी, आज खेत से थोड़ा जल्दी आ जाना, शाम को हम मेला घूमने चलेंगे। आज खेतों में काम तो बहुत है, मगर ठीक है, मैं काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगा। मेरा बहुत मन है आपके साथ घूमने का। आप बहुत अच्छे हो, मुझे पता था आप मना नहीं करोगे। अब तुम ज्यादा मक्खन मत लगाओ। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। शाम होने पर कमला और राधा दोनों ही अपने अपने पतियों का इंतजार करने लगती हैं। मोहन को खेतों में काम करते करते शाम हो जाती है। वो अपना काम समेटकर जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो राधा से कहता है, क्या बात है राधा, आज तो लगता है कि तुम सुबह से ही तैयार होकर बैठी हो। आ गए आप। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। मेले का नाम सुनते ही बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। मन बस यही चाहता है कि अभी वहीं पहुंच जाऊं। तो फिर देर किस बात की, अभी निकल चलते हैं। और दोनों मेले में घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये सब देखकर कमला को बहुत गुस्सा आ जाता है। राधा की बच्ची जरूर मुझे चिढ़ाने के लिए ही घूमने जा रही है, और एक ये है जिनके अभी तक आने का कोई ठिकाना नहीं है। आज इन्हें आने दो। उधर सुरेश को घर आते आते रात हो जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, कमला उससे गुस्से में बात करने लगती है। आज आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैंने आपसे ऐसा क्या मांग लिया था? बस थोड़ा सा समय ही तो मांगा था। हमारे पड़ोसी के पास ना पैसा है ना खाने को दाना, फिर भी वे लोग एक दूसरे के लिए समय निकाल रहे हैं। सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ और घर आकर अब ये सब सुनना पड़े। कमला, अगर तुम्हारे पास ये घर और पैसा है तो उसकी वजह मेरा काम ही है। अगर मैं भी फुर्सत में घूमने लगूं तो मुझे भी खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी, समझी ना? बहुत थक गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं। ये सब जरूर उस राधा की वजह से हुआ है। मुझे लगता है वो हमारे घर में जरूर जादू टोना करती है, तभी तो हमारे हंसते खेलते परिवार में ये लड़ाइयाँ होने लगी हैं। गांव के बाहर एक तांत्रिक बाबा है, मैं कल ही उसके पास जाऊंगी। और रही बात राधा की, तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन सुबह होते ही कमला बिना किसी को बताए गांव के बाहर रहने वाले तांत्रिक के पास चली जाती है। वो तांत्रिक से कहती है, बाबा, मेरी पड़ोसन राधा ने मेरे घर पर जादू टोना करवा दिया है। मेरे घर में अब शांति नहीं रही। मेरे पति भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते। तांत्रिक लालच में आकर, बेटी, ये साधारण जादू नहीं है। तुम्हारी पड़ोसन ने बहुत गहरी विद्या करवाई है। अगर समय रहते उपाय ना किया गया तो घर की शांति पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। बाबा, कोई भी उपाय हो, बस मेरे घर में शांति लौटा दीजिए। उपाय तो है, लेकिन इसके लिए विशेष पूजा और महंगी सामग्री लगेगी। कम से कम 4-5 हजार का खर्च आएगा, तभी ये दोष कटेगा। ध्यान रखना, पूजा अधूरी रही तो उल्टा असर भी हो सकता है। बाबा, पैसों की कोई कमी नहीं है, बस मेरा काम ठीक से हो जाना चाहिए। आप जितना कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। अगर ज्यादा पूजा करनी पड़े या सामग्री महंगी हो तो भी कोई बात नहीं, बस मेरे घर की परेशानी खत्म हो जाए। कमला तांत्रिक को पैसा देती है और बाहर निकलती है। वो सीधी अपने घर की ओर बढ़ जाती है। इधर राधा अपने घर में रोज की तरह खुश रहती है। वो मेहनत से घर संभालती है और मोहन भी ईमानदारी से खेतों में काम करता है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए उनके घर में प्रेम और शांति रहती है। कुछ दिनों बाद कमला के घर में हालात और बिगड़ जाते हैं। दिन कमला तांत्रिक के बताए अनुसार सब कुछ करने लगती है, टोना टोटका करती है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ जाते हैं। परेशान होकर कमला फिर तांत्रिक के पास जाती है और कहती है, बाबा, आपने जो जो कहा मैंने सब किया, लेकिन मेरे घर में तो पहले से ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। तांत्रिक चालाकी से कहता है, असर बहुत गहरा है और पूजा करनी पड़ेगी, इसके लिए और पैसे लगेंगे। कमला डर और अंधविश्वास में आकर उसे फिर पैसे दे देती है।
कुछ ही दिनों बाद कमला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहती। गांव वाले जब उसके घर आते हैं तो उसकी हालत देखकर घबरा जाते हैं। गांव से अस्पताल बहुत दूर था और तुरंत ले जाना भी संभव नहीं था। तभी किसी को याद आता है, राधा तो वैद्य जी की बेटी है, उसे जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। मैं अभी जाती हूँ, उसे बुलाकर ले आती हूँ। रेखा घबराई हुई भागते हुए राधा के घर पहुंची। उस समय राधा और मोहन खाना खा रहे थे। अरे रेखा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? राधा, कमला के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। क्या? कमला बहन को क्या हो गया? मुझे ठीक से पता नहीं, बस इतना जानती हूँ कि हालत बहुत गंभीर है। तुम जल्दी चलो, उसे अपनी आंखों से देख लो। हे भगवान, चलो रेखा, एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी चलो। राधा बिना किसी शिकायत के तुरंत कमला के घर आती है। वो जड़ी बूटियों से उसका इलाज शुरू करती है और दिन रात उसकी सेवा करती है। कुछ दिनों बाद कमला की हालत सुधरने लगती है और वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। तब कमला को अपनी गलती का एहसास होता है। राधा, मुझे माफ कर दे। तूने मेरा इतना ख्याल रखा, लेकिन तुझे नहीं पता कि मैं अंदर से कितनी बुरी हूँ। नहीं कमला बहन, ऐसा मत कहो, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। राधा, मैंने चाहा कि तेरा हंसता खेलता परिवार खुश न रहे। इसी वजह से मैं एक तांत्रिक के पास गई और तुझ पर जादू टोना करवाया। रोज रात को मैं तेरे घर के आगे नींबू रखती थी। मुझे माफ कर दे राधा। कमला बहन, ऐसा कुछ नहीं होता। जादू टोना जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मुझे पता है कि आप बीमार थीं और ये सब डिप्रेशन की वजह से हुआ था, ना कि किसी जादू टोने के कारण। कमला ये बात राधा को बताती है कि कैसे एक तांत्रिक ने अंधविश्वास के नाम पर उससे पैसे ठग लिए थे। राधा ये सारी बात गांव वालों सुरेश और मोहन को बता देती है। उस तांत्रिक की अब खैर नहीं, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलो गांव वालों, आज तो वो तांत्रिक बचने वाला नहीं है। फिर सभी गांव वाले मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे मार पीट कर गाँव से भगा देते हैं। इसके बाद राधा और कमला दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। सुरेश भी अब कमला को मेले में घुमाने ले जाया करता था और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।